welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to start our chapter 4th of geography. Chapter name is कृषि और क्लास है 10th. आज का जो हमारा चैप्टर है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर का नाम है कृषि. अपनी बुक का एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर आपने 36 ओपन करना है. स्टार्टिंग से पढ़ना है. लेट अस स्टार्ट. कृषि की दृष्टि से यानी खेती करने के हिसाब से भारत एक महत्वपूर्ण देश है. इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलिप्त है. यानी 2/3 आधे से ज्यादा जो आबादी है देश की वो किस कार्यों में लगी हुई है? कृषि में. कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है. यानी खाने योग्य जितनी भी चीजें हैं वो हम कृषि से प्राप्त करते हैं. खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है. यानी कृषि से हमें खाने की जरूरतें तो पूरी होती ही होती हैं, उसके साथ हमें उद्योगों के लिए कच्चा माल भी मिलता है. जैसे चाय हो गया, कॉफी है, मसाले हैं इत्यादि. इनका निर्यात देश से बाहर किया जाता है. अब आप बता सकते हैं कि कृषि किसे कहते हैं, कृषि क्या है. तो देखिए सबसे पहले कृषि का अर्थ क्या है सबको ये पता होना चाहिए. कृषि किसे कहते हैं? यानी खेत भूमि को जोतना, भूमि को जोतना, फसलें पैदा करना, मत्स्य पालन और पशुपालन. पशुपालन करना क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है. ठीक है. और यह एक प्राथमिक क्रिया है. यानी एक ऐसा काम है जिसे सब कर सकते हैं. प्राथमिक क्रिया है. लगभग 2/3 आबादी इसी पर निर्भर है. समझ आ गए कृषि किसे कहते हैं? यानी पशुओं को पालना, डेयरी उद्योग, डेयरी में पशुओं को पालना आ जाता है. भूमि को जोतना, चाहे वो किसी भी तरह की भूमि हो, बागवानी हो या सब्जियों को उगाना हो या आपको खाद्यान्न प्राप्त करना हो या खनिज के लिए हम कृषि करते हैं, वो सब एक प्राथमिक क्रिया में आता है. अब कृषि के प्रकार. कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है. आर्थिक का मतलब पैसा कमाने वाला एक काम है. पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक पर्यावरण यानी जो हमारा ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट है वो प्रौद्योगिकी, तकनीकी ज्ञान की मदद से और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में कई तरीकों से परिवर्तन हुआ है. जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक के अनेक प्रकार सामने आए हैं. यानी शुरू में किसान अपने जीवन यापन के लिए जीविका निर्वाह नाम की कृषि करता था. बाद में उसने इस कृषि को बड़े पैमाने पर शुरू किया और व्यापारिक दृष्टि से इसे अपनाया ताकि उसे आर्थिक रूप से फायदा मिले. भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं. इसके बाद हम आते हैं कि कृषि के कितने प्रकार हैं. कृषि के प्रकार बताइए. तो अगर देखें तो कृषि मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है. सबसे पहले प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि. कौन सी? प्रारंभिक. जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, प्रारंभिक का मतलब होता है शुरू में सबसे पहले की जाने वाली कृषि. जीविका यानी जीने के लिए, जीवन जीने के लिए गुजारे लायक की जाने वाली कृषि है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि. इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है. आज भी ये विद्यमान है. प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर
आदिम कृषि औजारों की सहायता से की जाती है। कहाँ पर? छोटे टुकड़ों पर। भूमि के जो छोटी छोटी जमीनें होती हैं उन पर आज भी किसान इस कृषि को करते हैं और छोटे हथियार, छोटे औजार जो होते हैं, यंत्र तंत्र होते हैं, उनकी मदद से, जैसे लकड़ी का हल है, आज भी कई किसान इसी का प्रयोग करते हैं। डाव है, खुदाई करने वाला, जैसे खुरपा है, दराती है, या मतलब कहने का तात्पर्य ये कि वो बड़ी मशीनों के प्रचलन में अभी भी नहीं आए। जीविका निर्वाह कृषि, अपने जीवन यापन के लिए वो कृषि करते हैं, तो उनके पास जो अपने थोड़े बहुत यंत्र तंत्र है, औजार है, उन्हीं से वो उस कृषि को करते हैं। वो इस कृषि के लिए अपने परिवार की मदद लेते हैं। मेंबर्स जितने भी होते हैं एक फैमिली में 4-5, वो सब इस कृषि में लग जाते हैं या एक समुदाय की मदद से इस कृषि को किया जाता है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून पर डिपेंड करती है, क्योंकि जब उनके पास यंत्र तंत्र खरीदने के लिए ही पैसे नहीं है, वो इतना ही कृषि करते हैं कि उनका गुजारा हो जाए और कुछ थोड़ी बहुत वो अगली कृषि के लिए जोड़ कर रख सकें। तो ऐसे में उनके पास पानी के भी पर्याप्त, सिंचाई के भी पर्याप्त साधन नहीं होते हैं। इसके लिए वो बारिश पर डिपेंड करते हैं कि जब जब बारिश आएगी वो उस समय पर कृषि की पैदावार करते हैं, बीजों को डालते हैं, ताकि उन्हें सिंचाई के लिए मानसून से वर्षा प्राप्त हो सके। मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसलों को उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थिति की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यानी मानसून के साथ साथ मृदा किस प्रकार की है जिसमें वो कृषि करने जा रहे हैं, उपजाऊ है नहीं है, उनकी जो फसलों की पैदावार है वो उस पर डिपेंड करती है, और जो पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं वो भी किस तरह की है, सब चीजें इस जीविका निर्वाह कृषि के लिए डिपेंड करती हैं। दूसरी है आपकी कर्तन दहन प्रणाली। पहली थी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और सेकंड है कर्तन दहन प्रणाली। इसके बहुत सारे नाम हैं। इस कृषि को हम कई नामों से बुलाते हैं, जैसे किसान जमीन के छोटे से टुकड़े को साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए क्या करता है, अनाज उगाता है, खाद्य फसलों को उगाता है। किस पर? उस पर तो हमने कहा था प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में भूमि के छोटे टुकड़े पर, और ये कृषि भी भूमि के छोटे टुकड़े पर ही होती है। ये भी आजीविका कमाने के लिए होती है जब मृदा की उर्वरता, लेकिन इसमें उस कृषि से एक अंतर है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि मनुष्य शुरू में करता था एक भूमि के छोटे से टुकड़े को साफ करके, लेकिन कर्तन दहन जो कृषि है ये मनुष्य एक टुकड़े पर भूमि का टुकड़ा साफ करके कृषि कर लेता है, लेकिन कुछ समय वो के बाद वो उस टुकड़े को छोड़कर किसी दूसरी भूमि के टुकड़े पर कृषि करता है। क्यों? क्योंकि इससे उसे ये लगता है कि एक स्थान पर लगातार कृषि करते रहने से वहां की उपजाऊ शक्ति छीन पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है, इसलिए वो जगह को बदलता रहता है। किसान उस भूमि के टुकड़े से किसी दूसरी जगह पर जाकर कृषि करते हैं, तो वो कौन सी कृषि कहलाती है? स्थानांतरी। कौन सी कृषि कहलाती है? स्थानांतरी, यानी स्थानों का अंतर हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर उन्होंने कृषि करना शुरू किया, इसको स्थानांतरी कृषि भी कहते हैं। कौन सी कृषि को? कर्तन दहन कृषि को। और कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण यानी अंतर से एक जगह पर कर ली, कुछ समय के बाद दूसरी जगह बदल ली, उसी को हम स्थानांतरित कृषि कहेंगे। प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए ये एक कोशिश होती है किसानों की। हालांकि किसान उर्वरक तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते इस प्रकार की कृषि में, क्योंकि ये किसान ज्यादा पैसे वाले नहीं होते हैं। इनके पास इतने ही पैसे होते हैं कि अपने बीज खरीदे, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, और छोटे से टुकड़े पर आधुनिक यंत्र तंत्र भी नहीं होते। अपने जो इनके पास यंत्र तंत्र है उन्हीं की मदद से कृषि करें। लेकिन इस प्रकार की कृषि का एक नुकसान क्या है कि इसमें उत्पादन बहुत कम होता है। किसान केवल अपने परिवार का ही भरण पोषण कर पाते हैं, अगली फसल के लिए वो कुछ थोड़ी बहुत जमा पूंजी रख पाते हैं। देश के विभिन्न भागों में इस कृषि को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे उत्तर पूर्वी जो भी राज्य है, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में इसे कौन सी कृषि के नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे हम कौन से कृषि कहेंगे? इसके अलग अलग नाम हैं। देखो, कर्तन दहन प्रणाली, स्थानांतरित कृषि, और उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वहां पर इसे हम कहेंगे झूम कृषि। तो पेपर में अगर किसी भी नाम से पलटकर क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद होना चाहिए कि इस कृषि को किस किस नाम से बुलाया जाता है। झूम कहा जाता है मणिपुर में इसे पामलू, और छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है वहां पर इसे दीपा नाम से बुलाया जाता है।
ठीक है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार दोनों जगहों पर इसे दीपा कहा जाता है। यानी क्षेत्रों के हिसाब से जो भी उनकी अपनी भाषा होती है उसके अकॉर्डिंग इस कृषि के अलग अलग नाम हैं। और आपकी बुक के नीचे ये सब कुछ दिया हुआ है डिटेल में, आपको इसको दोबारा से रीडिंग करना ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद तीसरे नंबर की जो कृषि है वो है गहन जीविका कृषि। अभी तक तो हमने पढ़ा था प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि जो अपने जीवन के लिए की, और गहन, गहन का मतलब है गहरे स्तर पर, बड़े स्तर पर कृषि को करना। ये कौन सी कृषि हो गई? गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी जनसंख्या ज्यादा होती है। यह श्रम गहन, यानी इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। श्रम गहन, श्रम की ज्यादा आवश्यकता होती है। श्रम का मतलब बहुत सारे लोगों के से मिलकर इस कृषि को किया जाता है, और इसका उत्पादन भी भारी मात्रा में होता है। इसमें रासायनिक निवेश यानी उर्वरकों का, कीटनाशकों का, अच्छे यंत्र तंत्रों का, उपकरणों का, बहुत सारी उर्वरक चीजों का और अच्छे सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जाता है, तभी ये कृषि हो पाएगी। गहन जीविका कृषि है इसका नाम। ये बड़े पैमाने पर व्यापारिक दृष्टि से की जाने वाली कृषि होती है। भू स्वामित्व में विरासत के आधार के कारण जो हमारी खेतों के आकार हैं वो बिल्कुल छोटे हैं, जिसके कारण सबसे इस कृषि को किया जाने का कारण भी यही है कि जैसे एक पिता की 4 संतान है, मान लो पिता हर 2 भाई हैं, तो उनकी जितनी भी जमीन है वो 2 हिस्सों में बंट गई, लेकिन अब उनके अपने बच्चों में बटी, एक के 2 भाई हैं और एक के 4, तो वो जमीन कितने हिस्सों में बढ़ जाएगी? फिर 6 टुकड़ों में बटेगी, क्योंकि 2 से वो 6 में आ जाएगी। तो इस प्रकार धीरे धीरे हमारे देश में हमारी जो विरासत को बांटने की जो परंपरा है वो उसके कारण हमारे खेतों के आकार छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जब बंटवारा होता है तो खेतों को बराबर हिस्सों में बांटा जाता है अपने बच्चों में, और उसके कारण जो बड़े खेत होते हैं उन जोतों का आकार, खेतों और जोतों का अर्थ एक ही है खेत, उनका आकार छोटा हो जाता है। और किसानों के पास कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं है, मतलब उनके पास और कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है, जिसकी वजह से वो कृषि पर दबाव बना रहे हैं, कृषि पर खेती करते जाते हैं, जिससे कृषि पर दबाव बढ़ता है। यानी कृषि बार बार होने से वहां पर दबाव महसूस होता है, बार बार उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो छिन्न पड़ते जाते हैं। फिर आती है इसी का ही रूप है रोपण कृषि। ये कौन सी कृषि है? रोपण कृषि। ये भी इसका गहन जीविका कृषि है, इसी का ही एक पार्ट है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है, यानी व्यापार के मकसद से की गई खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक तरह की ही फसल बोई जाती है, क्योंकि एक तरह की फसल बोने से उसका निर्यात विदेशों तक किया जा सकता है। इसमें उद्योगों के लिए भी कच्चा माल हम प्राप्त कर सकते हैं। रोपण कृषि एक बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत सारे यंत्रों का उपयोग करके, उपकरण जो कृषि में प्रयोग होते हैं उन सबको यंत्र तंत्र बोलते हैं, और अत्यधिक पूंजी भी लगती है इसमें, और श्रमिक भी बहुत मात्रा में, बड़े बड़े ट्रैक्टर वगैरह, बड़े बड़े ये आपके हार्वेस्टर, टरबाइन जैसी जितने भी आपके ये यंत्र तंत्र हैं कृषि के, वो सब इसमें यूज किए जाते हैं। जैसे कि चाय की खेती हो गई, रबड़ की है, गन्ना है, केला इत्यादि है, ये सब रोपण कृषि है। एक ही फसल को बोना व्यापारिक दृष्टि से रोपण कृषि कहलाता है। ऐसी कृषि असम, उत्तरी बंगाल आदि में चाय के लिए होती है, कर्नाटक में कॉफी के लिए होती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि रोपण कृषि जो होती है वो एक व्यवसायिक दृष्टि से व्यापार के लिए ही की जाती है। इसके लिए परिवहन, संचार और बैंकिंग व्यवस्था और बाजारों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर ये चीजें साथ में नहीं होंगी तो कृषि के लिए हम सूचना कैसे एक दूसरे से प्राप्त करेंगे, किस तरह से हम बाजारों से अपने कच्चे इस माल को इधर उधर आवागमन परिवहन के द्वारा होता है। ये सब चीजें अगर हमें टाइम पर नहीं मिली तो हमारी जो इसको कारखानों तक पहुंचाने की सुविधा है या बाजारों तक लाने की सुविधा वो थोड़ी धीमी गति पे आ गई है। इसलिए ये कृषि बड़े पैमाने पर की जाने वाली है और इसके लिए हमें अथक प्रयास करने पड़ते हैं। अथक बहुत पूंजी की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे श्रमिक की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी मेहनत की जाती है। इस प्रकार आज हमने कृषि के चारों टाइप्स को पढ़ा है। पहली है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरी कर्तन दहन प्रणाली और तीसरी
कौन सी है आपकी गहन जीविका कृषि और चौथी रोपण कृषि। जो गहन जीविका कृषि और रोपण कृषि है एक तरह से देखने में एक जैसी लगती है, सेम मिलती जुलती है, थोड़ा बहुत इसमें अंतर है। आज के लिए इतना ही काफी है, कल हम इससे अगले टॉपिक को स्टडी करेंगे। आज जितना लिखवाया इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके पास भेज दूंगी, आपको साइड बाय साइड उनको लिखना भी है और याद भी करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।